मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भंवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। BRTS में बाधक धर्मस्थलों को हटाने की कार्रवाई नहीं पकड़ पाई तो धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन को पीछे खींचने बड़े कदम। विरोध के चलते शीतला माता मंदिर से लौटा अमला। राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में सामने आया शहरी महिलाओं का दर्द। कहीं मां, कहीं पत्नी तो कहीं नौकरी पेशा महिलाओं ने सुनाई अपनी आप बीती। 11 भाजपा नेत्रियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। धारा 144 के उल्लंघन का है आरोप। कोर्ट की नजर में फरार राज्य महिला आयोग की सदस्य पहुंची लाल बत्ती की कार में। और फिर शर्मसार हुई इंसानियत, टीवी देखने पहुंची 5 साल की बच्ची को पड़ोसी ने ही बनाया हवस का शिकार। आरोपी पुलिस गिरफ्त में। सुपरस्टार राजेश खन्ना का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। मुंबई में आज राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार हुआ। सुपरस्टार को उनके नाती ने मुखाग्नि दी। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा में उनके हजारों प्रशंसक मौजूद थे। गौरतलब है कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का बुधवार को निधन हो गया था। राजेश खन्ना की देह को आज करीब 11 बजे बांद्रा स्थित उनके बंगले आशीर्वाद से एक गाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। काका को अंतिम विदाई देने के लिए उनके हजारों प्रशंसक पूरे रास्ते पर मौजूद थे, जिन्होंने सुपरस्टार को नम आंखों से विदाई दी। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मुक्तिधाम में राजेश खन्ना को उनके नाती औरव ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में राजेश खन्ना के नाती अक्षय कुमार के अलावा उनके कई रिश्तेदार और फिल्म जगत की कई हस्तियां मौजूद थी। BRTS कार्य में बाधक धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई धार्मिक त्योहारों के चलते जोर पकड़ने में विफल रही। प्रशासनिक अमले ने छुटपुट अतिक्रमण हटाते हुए त्योहारों के बाद अतिक्रमण हटाने की बात कही है। BRTS में बाधक बन रहे तमाम धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करने निकले अमले को निराशा ही हाथ लगी। 2 जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी धार्मिक स्थलों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकी। बात केवल बैठकों और विरोध के बीच गुम होकर रह गई। गुरुवार को प्रशासनिक अमले ने भंवरकुआ स्थित होलकर कालीन शिव शक्ति बजरंग मंदिर पर कार्रवाई की। कार्रवाई में पूरा मंदिर आ रहा है, जिसे सावन पर्व चलने पर फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा। इसलिए अमले ने मंदिर की आसपास की बाउंड्री वॉल को JCB से हटा दिया है। मंदिर संरक्षक अजय सिंह का कहना है कि उनके पिता इस मंदिर की देखभाल करते थे, लेकिन शहर के विकास में बाधा न बनते हुए जमीन देने की बात कही। ये मंदिर का मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले मतलब मेरे फादर का भी यहीं पर निवास था, भंवरकुआ चौराहे क्षेत्र में ही। हम शासन के साथ हैं, शासन की जो मंशा है उसके साथ हम रहेंगे और जिस प्रकार से शासन हमें जो भी सहयोग करेगी हम उसमें सहयोग लेके मंदिर का निर्माण करेंगे। शासन अगर हमें मदद करेगी तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मामला GPO स्थित शीतला माता मंदिर का है। जब कार्रवाई के लिए नजूल तहसीलदार पूर्णिमा सिंह ही अमला लेकर पहुंची तो प्रशासन के आते ही मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। मंदिर के पास रहने वाले एक रहवासी का कहना था कि जब तक EB रोड पर स्थित बने सभी धर्मस्थल नहीं हटते तब तक मंदिर भी नहीं हटने देंगे। नहीं, मंदिर की कार्रवाई की जाए, मगर इधर रास्ते में गुरुद्वारा हैं, मस्जिदें हैं और स्वयं मंदिर काफी पहले उनका वो किया जाए। ये बरसों पुराना मंदिर है, आज कम से कम 50 उस पर कार्रवाई की जाए। हम खुद तोड़ देंगे मंदिर, और बोलिए हम खुद तोड़ेंगे।
नजूल तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी का कहना था कि एबी रोड पर बने सभी धर्मस्थल पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी शुरुआत भंवरकुआ चौराहे स्थित मंदिर से की गई है। धार्मिक स्थलों को जो सो मोटो हटाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इच्छा से, उनसे बातचीत करने के लिए हम शुरुआत किए हैं। भंवरकुआ मंदिर पर उन लोगों ने जाली हटाने का कहा था कल, और वो हटा भी ली है। इसके बाद एक मंदिर था जो श्यामाचरण शुक्ल नगर में, उसके लिए वहाँ मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, वहाँ भी लोगों के सहयोग से उसको हटा दिया है। यहाँ पर शीतला माता मंदिर में थोड़ा सा लोगों में सहयोग नहीं बन पा रहा है, इनसे बातचीत करके कुछ ना कुछ हल निकालने का प्रयास करेंगे। प्रशासन का अमला अब LIG चौराहे स्थित गुरुद्वारे पहुंचा तो मंदिर के संरक्षण ने कार्रवाई का विरोध किया। लोग काफी देर तक तहसीलदार के साथ जमीन बचाने पर चर्चा करते रहे। पूर्व में हुई मार्किंग के मुताबिक गुरुद्वारे का काफी सारा हिस्सा BRTS में आ रहा था, जिसके समाधान के लिए थोड़ी देर बाद CEO चंद्रमौली शुक्ला के साथ SDM ने पंजाबी समाज के प्रमुख लोगों से बातचीत कर उनकी उपस्थिति में दोबारा नपती भी करवाई, जो पूर्व की गई नपती के लिहाज से बहुत कम दिख रही थी। अब मीटिंग कोई नई नहीं है। पहले माननीय मेयर साहब यहाँ आके एक बार पिछला जो लंगर के समय पे सबसे बैठक करके गए थे। जो प्लान हमने उस समय तय किया था उसको अब एक्सक्लूड करने की बात आई, तो सबसे पहले गुरुद्वारा कमेटी वाले चाह रहे हैं कि उनका एक साइड से जब तक ये सामने से चूँकि बंद हो जाएगा तो घुसने का की एक वो व्यवस्था करना चाहते हैं। तो संभवतः अगले 2-3 दिन में वो कर लेंगे। फिर जो हमारे जितने भी BRTS के फीचर्स हैं उसके मान से हम इसकी अब मार्किंग, अभी हमने टोटल स्टेशन सर्वे लगा दिया है और वो अभी मार्क होकर उसको हम रीफेंस कर लेंगे, जिससे कि हम सामने का फिर पार्ट तोड़ सकें। जैसे सामने प्रशासन की आगे की कार्रवाई में व्हाइट चर्च स्थित साईं बाबा के मंदिर को कहीं और शिफ्ट किए जाने का निर्णय लिया। अधिकारी इसके बाद एबी रोड स्थित मस्जिद पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन रमजान के नजदीक होने के चलते अधिकारी ने कार्रवाई को अभी स्थगित करने की बात भी कही। राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में शहरी महिलाओं के 2 दर्जन से ज्यादा विभिन्न प्रताड़नाओं के मामले सामने आए, जिनमें ज्यादातर कार्यस्थल प्रताड़ना से जुड़े थे। सुनवाई में ऐसी महिलाएं भी थी जिन्हें या तो औलाद परेशान कर रही है या उनका अपना पति। आयोग की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। गुरुवार को राज्य महिला आयोग द्वारा रेसिडेंसी कोठी में संयुक्त बेंच के माध्यम से जनसुनवाई की गई, जिसमें कार्यस्थल से जुड़े 6 मामले, दहेज हत्या का 1 मामला, दहेज से जुड़े 4 मामले, घरेलू व पारिवारिक हिंसा से जुड़े 3 मामले सामने आए। दर्जन भर से ज्यादा मामलों में पहले दिन सुनवाई में आए मामलों में से कुछ एक पर आइए डालते हैं एक नजर। केस नंबर 1। महिला आयोग के सामने पहला मामला ऐसा आया जिसमें जिला पंचायत में काम करने वाली एक महिला को वहीं के सीनियर अधिकारी बीते 4 साल से परेशान कर रहे हैं। महिला का कहना है कि बहाने लगाकर अधिकारी उसे यहाँ वहाँ बुलाते हैं और अपशब्द भी कहते हैं। महिला को बीते महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है। मैंने जब से नौकरी ज्वाइन की है, जब से मुझे ना हर तरीके से परेशान करते हैं। क्या किस तरह से परेशान करते हैं? कभी ऑफिस में बुलाते, कभी घर पे बुलाते, कभी ग्राम पंचायत जाने के लिए बोलते। ऑफिस में बैठ के काम करो तो बोलते कि बोले ग्राम पंचायत में जाओ, ग्राम पंचायत में जाते तो बोलते घर पे आओ। घर पे किस अधिकार से ये अधिकारी मुझे बुलाते? इस तरीके से मुझे बहुत परेशान करते। इन्होंने मेरे संग बदतमीजी भी की, छेड़छाड़ भी की, मैंने उसकी कई बार कंप्लेन भी की, थाने में भी की। केस नंबर 2। दूसरा मामला भी कार्यस्थल प्रताड़ना से जुड़ा ही निकला। आकाशवाणी में ही कार्यरत एक महिला ने अपने सहकर्मी पर उसे बदनाम करने व कार्य में अड़ंगे डालने का आरोप लगाया, जिस पर आयोग की सदस्य ने दोनों को समझाइश दी। पारिवारिक प्रताड़ना। कार्यस्थल से जुड़े मामलों के बाद एक ऐसा मामला आया जिसे इस दुनिया की कोई भी मां देखना नहीं चाहेगी। इस केस में फरियाद लेकर आई मां की परेशानी यह है कि उसके नाम एक मकान है जिसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए है। मां के साथ आया बेटा रुपयों के लालच में बेबस मां को परेशान करता है, उसे मानसिक प्रताड़नाएं देता है। आंखों में आंसू लिए मां का कहना था कि उसे आयोग से न्याय चाहिए। वहीं कलयुगी औलाद ने भगवान से पहले पूजने वाली माता की बातों को झूठा साबित करने के लिए भगवान की सौगंध खाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। मैडम मैं ये टोटल गलत है, टोटल गलत है। टोटल मेरे से बड़ा पापी नहीं होगा अगर मेरी तरफ ये चढ़ के बैठ जाती है। कुछ नहीं, टोटल ये गलत बातें हैं। आपको पता है इनका मकान है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये चाहे तो आप रह सकते हैं उसमें, आप ये न चाहे तो आप मैडम उसके लिए ये रेंट कंट्रोल में इन्होंने दावा लगाया था जो मेरे फेवर में हाल में डिसाइड हो चुका। ये
उसमें 5,000 रेंट बना, वो भी कोर्ट का अवमानना लिखा हुआ है। रेंट पे देना नहीं देना उनकी मर्जी पे नहीं मैडम, मैं नहीं वो एक बार इस मामले में आयोग ने कहा कि मकान पर आधिकारिक और कानूनी तौर पर मां का हक बनता है, अतः वो या तो मां के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे या मकान खाली कर लौट जाए। केस नंबर 4, पारिवारिक प्रताड़ना। सुनवाई कर रहे आयोग के सामने एक और हृदय विदारक मामला आया, जिसमें एक महिला द्वारा पति पर शंकालु प्रवृत्ति होने व शारीरिक प्रताड़नाएं देने का आरोप लगाया। महिला का यह भी कहना था कि उसके पति ने अपनी ही मासूम बेटी पर फ्रिज का ठंडा पानी डालकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस पर आयोग ने परिवार को हिदायत देकर रवाना किया। आयोग ने महिला को हेल्पलाइन नंबर देते हुए कहा कि अगली बार ऐसा होने पर सीधे आयोग को सूचित किया जाए, ताकि आरोपी पति को पुलिस के हवाले करने में आसानी हो सके। नहीं, आपको मारने का कोई अधिकार नहीं। आपकी पत्नी को सिर्फ एक शंका के बल पे आपने मारा कैसे? आपने हाथ पता ही नहीं हाथ आपको पता है आपको ये अधिकार है कि आप किसी पे हाथ उठाएं? कि अगर कमजोर पे आपको हाथ उठाना है किसी पहलवान, सिर्फ आपको शक है अपनी बीवी पे, इस वजह से आप उनके हाथ पे करेंगे, मारेंगे आप? एक बार देख लीजिए, बोले मैंने जिसे अपनी बेबी को ना पास वाले के यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद से मुझे इतना बेबी से मारा है कि मतलब मैं उठ भी नहीं पाई। आपने उसकी शिकायत दर्ज की? महिला आयोग की सदस्य स्नेहलता उपाध्याय ने पत्रकारों को बताया कि ज्यादातर मामले महिलाओं को कार्यस्थल पर परेशान करने, उन्हें प्रताड़ित करने संबंधी आए थे, जिन पर गुरुवार को सुनवाई की गई। कुल 21 केस रखे गए हैं, जिसमें दहेज प्रताड़ना के केस हैं 4, दहेज हत्या का 1 केस है, पारिवारिक विवाद के 3 केस है, कार्यस्थल प्रताड़ना के 6 केस है और अन्य केस है 7 केस। किस तरह की आमतौर पर समस्याएं सामने आ रही हैं? क्या लग रहा है जो पीड़ित है किस तरह की? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि महिलाएं जैसे जैसे अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगी हैं तो वो उसके लिए रिएक्ट करती है। पहले ऐसा नहीं कि पहले प्रताड़नाएं नहीं होती थी, प्रताड़नाएं पहले भी होती थी, लेकिन उस दौरान होता ये था कि महिला उसको आगे का अपना जीवन सोच के, परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रख के और वो उन सब परिस्थितियों से समझौता कर लेती थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये होता है कि वो रिएक्ट करती है, बाहर आके शिकायत दर्ज कराती है। आयोग की सुनवाई में तमाम अधिकारियों व संबंधित पुलिसकर्मियों को भी शामिल होना था, लेकिन ज्यादातर थानों की पुलिस मौके से नदारद मिली। बहरहाल आयोग की सुनवाई देखकर तो यही लगता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे शहरों में भी बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के विवादास्पद बयान पर राज्य महिला आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आयोग सदस्यों का कहना है कि लड़कियों पर अपराध पहनावे से नहीं बल्कि मानसिकता से बढ़ रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि अपराध जींस पहनने पर ही बढ़े, अपराध बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर भी घट सकते हैं। गुरुवार को जनसुनवाई करने आए राज्य महिला आयोग की राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सदस्यों ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के बयान को गलत ठहराया है। आयोग सदस्यों का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि अपराध जींस देखकर ही घटे, बल्कि अपराध बुर्का पहनने पर भी घट सकते हैं। किसी के बयान के परिप्रेक्ष्य में मैं टिप्पणी करने के बजाय मैं एक बात कहना चाहूँगी। मुझे ये लगता है कि देखिए, एक छोटी बच्ची होती है, अभी दुष्कृत्य के मामले जितने आ रहे हैं, बहुत छोटे बच्चों के साथ भी दुष्कृत्य के मामले आ रहे हैं सामने, तो ये तो व्यक्ति की मानसिकता है। कभी भी जो छोटी बच्ची है वो तो किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करती कि जिससे कोई उत्तेजित हो या इस तरह की कोई घटना हो, लेकिन इसके बाद उसके साथ घटना होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसमें आपको क्या लगता है कि उस बच्ची ने कुछ ऐसा कृत्य किया कि जिससे वो व्यक्ति इस तरफ आकर्षित हुआ? नहीं, एक सीधा सा सवाल है कि क्या कपड़े या पहनावा इस तरह के अपराध को बढ़ाता है, प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है ये उस बात पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी बुर्के वाली के साथ कोई दुष्कृत्य नहीं होता।
महिला आयोग के सदस्य ने लड़कियों को इस बात की हिदायत भी दी कि वे अपराध घटने या आशंका पर तुरंत महिला आयोग को सूचित करें ताकि निकट भविष्य में उनके साथ कोई घटना न हो पाए। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में वारंटी राज महिला आयोग के सदस्य और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सहित 13 भाजपा नेत्रियां गुरुवार को न्यायालय में पेश हुई। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य स्नेहलता उपाध्याय फरार होने के बावजूद आयोग की लाल बत्ती लगी कार से ही कोर्ट पहुंची। वर्ष 2002 में थाना एमजी रोड ने राज्य महिला आयोग की सदस्य स्नेहलता उपाध्याय और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष उषा ठाकुर सहित 13 महिला नेत्रियों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस बीच न्यायालय द्वारा कई बार समन और वारंट जारी किए जाने के बावजूद महिला नेत्रियां कोर्ट में नहीं उपस्थित हुई। पिछले दिनों सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सविता दुबे की अदालत से इनका गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गुरुवार को महिला नेत्रियां कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य स्नेहलता उपाध्याय फरार होने के बावजूद आयोग की लाल बत्ती लगी कार से ही कोर्ट पहुंची और इसी कार से ही रवाना भी हो गई। उपाध्याय से वारंट जारी होने के बाद जब पद पर रहने संबंधित सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन पर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, इसलिए वे पद पर रह सकती हैं। ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें कि ऐसा कोई अपराध हुआ। 144 का हाँ, इसमें साधारण सी घटना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली इसी के कारण तो, नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि यहाँ होते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उषा ठाकुर ने बताया कि राम जन्मभूमि के लिए जुलूस निकालने पर उक्त प्रकरण दर्ज हुआ था। भाई ये हम लोगों का एक संगठन का परंपरागत संचलन, पथ संचलन हम निकालते थे और वो 6 दिसंबर को निकला था धर्म संस्कृति के रक्षार्थ। बहरहाल न्यायालय ने सभी नेत्रियों को 5-5 हजार रुपए की जमानत दे दी, मगर सवाल यह उठता है कि राज्य महिला आयोग की सदस्य इतने सालों से फरार होने के बावजूद कोर्ट पहुंचने के लिए भी लाल बत्ती का मोह नहीं छोड़ पाई। मासूम बच्चियों से शहर में कुकृत्य के शर्मसार करने वाले मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर गुरुवार को इस तरह का मामला सामने आया। बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची को उसके ही पड़ोसी ने दुष्कर्म का शिकार बनाया। शिवानी हत्याकांड से नसीहत ले चुकी पुलिस ने इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले माता पिता ने अपनी 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। सीएसपी देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 14 जुलाई को बाणगंगा में रहने वाले 49 वर्षीय त्रिलोक सिंह ने पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय मासूम को टीवी दिखाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने घर बुलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता कहीं शहर से बाहर गए हुए थे। पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहने वाले राकेश यादव ने बताया कि आरोपी त्रिलोक की बाणगंगा क्षेत्र में ही कपड़े इस्त्री करने की दुकान है। यादव के मुताबिक दुष्कर्म के बाद हद तो यह हो गई कि आरोपी त्रिलोक चंद सोनी ने घटना के बाद 4 दिन तक महिला को डराने और 5,000 रुपए लेकर मामला दबाने की कोशिश तक कर डाली, मगर पीड़ित मासूम की मां ने बुधवार शाम अपने पति के लौटने पर घटना की जानकारी दी और गुरुवार दोपहर को बाणगंगा थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। इसने सामने से रहते थे, इसका बाप गया था गांव, जब वो लड़के को बुला के उसके घर पे साथ दुष्कर्म किया उसने। उसके बाद उसकी लड़की उससे घर गई तो उसकी माँ ने देखा, उसकी माँ ने उससे बोला तो उसकी माँ को उसने पैसे देने की बात करी कि पैसे दे देंगे, ऐसा है। तो उसकी माँ ने मना कर दिया। 8-10 दिन बाद जब उसका बाप आया वहाँ गाँव से तो उसने अपने पति को बताया कल शाम को। फिर कॉलोनी ने सभी ने विरोध किया उसका, फिर सुबह रिपोर्ट दिखाने आया। फिर की दुकान है। सीएसपी देवेंद्र सिंह राजपूत ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बाणगंगा क्षेत्र की बच्ची से ज्यादती के मामले में पुलिस अपराध दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। ये थाना बाणगंगा क्षेत्रीय घटना है। एक महिला ने आकर के थाने में रिपोर्ट किया है कि उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया है। उस रिपोर्ट पर थाना बाणगंगा में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। मासूम बच्ची से ज्यादती के मामले में पुलिस ने बच्ची का एमवाय अस्पताल में मेडिकल कराया है। वहीं आरोपी से और पूछताछ की जा रही है। हंगामों, प्रदर्शन और छात्र छात्राओं की समस्याओं का गढ़ बन चुके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गुरुवार को फिर छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। गुरुवार को हंगामा होने के 2 कारण थे। पहला, हॉस्टल फीस में वृद्धि करना और दूसरा, पीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट खराब आना। हालांकि दोनों ही मामलों में छात्र छात्राओं को हमेशा की तरह आश्वासन ही मिला।
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में हंगामा होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ के हंगामे अब डेली सोप की तरह हो गए हैं, जिसमें छात्र छात्राएं नए कुलपति को रोज रोज यूनिवर्सिटी में व्याप्त समस्याओं और लापरवाहियों के नए और फ्रेश एपिसोड दिखाते हैं। गुरुवार के एपिसोड के पहले भाग में हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि के खिलाफ हंगामा किया। हंगामे के बाद फीस वृद्धि से गुस्साए छात्रों ने कुलपति से मिलकर अपनी समस्या बताई। हंगामे के बारे में छात्राओं ने बताया कि हर साल हॉस्टल की फीस में 1000 रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन इस साल फीस में 3500 की वृद्धि कर दी गई, जबकि हॉस्टल की सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि पुरानी समस्याएं जो थी वो अब भी कायम है। हॉस्टल की फीस हर साल 1000 रुपये बढ़ती है, इस बार 3500 रुपये बढ़ी है। और हॉस्टल के अंदर ना वाईफाई है। मैं पिछले 5 साल से रह रही हूँ हॉस्टल में, ना वाईफाई है, हर बार कमिट किया जाता है वाईफाई, ना कबोर्ड्स हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम हम लोग गीज़र की प्रॉब्लम के लिए मैम को बहुत बार बोला, लेकिन पूरे ठंड में हम लोग ठंडे पानी से नहाए, लेकिन गीज़र वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ। वहीं एपिसोड के दूसरे भाग में छात्र छात्राएं BCA फर्स्ट सेमेस्टर के घोषित हुए रिजल्ट से नाराज थे। उनका कहना है कि पहले परीक्षा विलंब से हुई, फिर रिजल्ट विलंब से आया और वह भी इतना खराब कि 85 में से 1 विद्यार्थी पास हुआ। इसी तरह ATKT के रिजल्ट में भी टॉपर स्टूडेंट फेल हो गए। इस विषय पर कुलपति से हुई चर्चा में स्टूडेंट्स ने पुनः मूल्यांकन की मांग की, लेकिन कुलपति ने इनकार कर दिया। BCA की मेन प्रॉब्लम तो हमारे पास इतनी सारी है सर। पहले तो एग्ज़ाम लेट हुई, वो हमने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद रिजल्ट लेट आया 5 महीने, किसी एग्ज़ाम के 5 महीने बाद किसी का रिजल्ट आया तो आप बताइए मुझे, वो भी चली जाने दीजिए। उसके बाद यदि इतना गंदा रिजल्ट आ रहा है, 85 कॉलेज, एक कॉलेज में 85 बच्चे, उसमें से कोई एक बच्चा पास हो रहा है, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और फिजिक्स और स्टेट्स में सारे कॉलेजेस के बच्चों को ATKT। बहरहाल अब सवाल यह उठता है कि आखिर हर बार व्यवस्थाओं में क्या खामियां रह जाती हैं कि विद्यार्थी हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। सवाल यह भी उठता है कि आधा दर्जन से ज्यादा कुलपति बदल देने के बावजूद यूनिवर्सिटी का ढर्रा आखिर क्यों नहीं सुधर रहा है। आखिर कब थमेंगे ये हंगामे और कब खत्म होगा ये डेली सोप? यह सवाल सालों से पहेली बने हुए है। खजराना दरगाह क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद गुरुवार को महापौर अतिक्रमण की कार्रवाई पर निगम का पक्ष रखने पहुंचे। गौरतलब है कि अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय पार्षद पर दुकानदारों ने उंगलियां उठाते हुए कहा था कि कार्रवाई पार्षद के इशारे पर हुई है। पिछले दिनों नगर निगम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर खजराना दरगाह क्षेत्र से बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया था। उस वक्त क्षेत्रीय दुकानदारों और भाजपाइयों ने अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध करते हुए कार्रवाई का ठिकरा पार्षद रुबीना खान पर फोड़ा था। गुरुवार को वार्ड में दंत शिविर के बहाने पार्षद रुबीना खान ने महापौर कृष्ण मुरारी को भी आमंत्रित किया। शिविर में महापौर ने रहवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की अपेक्षा अब आपके क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और आगे भी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ आपके वार्ड के रहवासियों को संपत्ति कर और जलकर में सरचार्ज पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। जहां तक अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण की कार्रवाई किसी के इशारे पर नहीं हुई है। यह कार्रवाई निगम की नीति और कोर्ट के आदेश के तहत जनहित में हुई है, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। कर लें कि ये किसी के कहने से कोई मुहिम न हुई है और न किसी के कहने से रोकने वाली। ये जनता के हित में है और इसलिए नगर निगम की नीति है और उस नीति के अंतर्गत केवल खजराना में नहीं है तो पूरे इंदौर शहर के अंदर ये हमने प्रारंभ किया है। जितने ठेले जगह जगह पर लगाते थे उनको जब्त करने का काम किया है, सड़कें चौड़ी करने के लिए ये काम किया है। और ये मुहिम में मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है मगर कल आप ही लोग कहने लगोगे कि बहुत अच्छा हो गया आना जाना। और इसमें से आपकी जो दुकानदार हैं वो भी अनुभव करेंगे कि 6 महीने के बाद में कि ये हट गया, रास्ता क्लियर हो गया तो हमारी दुकानदारी बढ़ गई। इसके बाद महापौर ने डॉक्टर सुरेंद्र दिल्लीवाला के नेतृत्व में लगाए गए दंत शिविर और आधार कार्ड शिविर का अवलोकन किया। शिविर में महापौर मोघे, कमिश्नर योगेंद्र शर्मा, पार्षद रुबीना खान सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी उपस्थित थे। इन रहवासियों ने महापौर को बस्ती और दरगाह क्षेत्र में रोशनी के इंतजाम किए जाने पर धन्यवाद भी दिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज।
पंढरीनाथ पुलिस ने मामूली विवाद में एक घर पर पेट्रोल बम फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने गुरुवार रात मामूली विवाद के चलते अपने ही पार्टनर के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका था। पंढरीनाथ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी का नाम विकास पिता दुर्गेश है, जिसने अपने ही पार्टनर अशोक पांचाल के रेशमवाली गली स्थित दफ्तर के दरवाजे पर पेट्रोल बम फेंका था। थाना प्रभारी पवन सिंघल ने बताया कि फरियादी अशोक पांचाल ग्लूकोज बोतल की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। वहीं फरियादी अशोक के बेटे और विकास की आपस में पार्टनरशिप है। थाना प्रभारी सिंघल के अनुसार अशोक ने विकास को किसी बात पर माल सप्लाई करना बंद कर दिया था। इसी विवाद के चलते विकास ने पेट्रोल बम फेंका था। विकास को साजिश के कारण इनने कोई जो भी उसकी डिमांड होगी बोतलों की वो पूर्ति नहीं कर पाए थे। इस बात को लेके अशोक ने रिपोर्ट की है कि रात में इसने पेट्रोल बोतल में डाल के और उसमें आग लगाने का प्रयास किया दुकान में। 436 IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ है तो विकास की गिरफ्तारी हुई। पंढरीनाथ पुलिस ने आरोपी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया है। गृहिणी को परेशान करने और खुद को कलेक्टर और SP बताकर धमकाने वाला युवक वी केयर फॉर यू के खत्ते चढ़ गया। पकड़ा गया युवक पिछले 4 महीनों से शादीशुदा महिला को दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने पकड़ा तो महिला के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। शादीशुदा महिला को परेशान करने वाला दीपक पिता इंद्रमणि कुशवाहा निवासी मयूरनगर भले ही वी केयर फॉर यू पुलिसकर्मियों के सामने हाथ पैर जोड़ रहा हो, मगर आरोपी पिछले कई महीनों से पलासिया क्षेत्र में रहने वाली एक शादीशुदा महिला को बेइंतहा परेशान कर रहा था। पूछताछ के दौरान दीपक ने बताया कि कुछ महीनों पहले शहडोल से इंदौर आया उसका दोस्त संजय कुशवाहा उसके मोबाइल से महिला को लैंडलाइन पर परेशान करता था। दोस्त के जाने के बाद दीपक ने भी महिला को परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित महिला के पति द्वारा समझाने पर आरोपी ने खुद को कलेक्टर और SP तक बता डाला। वी केयर फॉर यू की टीम द्वारा बुलाने पर आरोपी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। वी केयर फॉर यू की टीम ने दीपक को मयूर नगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। मामला अग्रिम कार्रवाई के लिए पलासिया पुलिस को सौंप दिया गया है। सैकड़ों निवेशकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में पेंजन फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कोठारी को पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि मनोज के खिलाफ संयुक्तागंज और MIG थाने में 2010 में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया गया था। 500 से अधिक निवेशकों को करोड़ों की शपथ लगाकर फरार हुए पेंजन फर्म के संचालक मनोज कोठारी को गुरुवार को विजयनगर पुलिस ने न्यायाधीश ब्रजेश गोयल की कोर्ट में पेश किया। मनोज, उसकी पत्नी अंजू कोठारी और कर्मचारी कीर्ति शाह के खिलाफ वर्ष 2010 में थाना संयुक्तागंज और MIG में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया गया था। आरोपियों द्वारा सैकड़ों निवेशकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की गई थी। कोठारी के खिलाफ निवेशकों से धोखाधड़ी और चेक बाउंस के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई वारंट जारी हो चुके हैं। कोर्ट ने कोठारी को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद 3 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। बाणेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक परमार्थी एवं सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा 23 जुलाई को भोले बाबा की भव्य सवारी निकाली जाएगी। उपरोक्त जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान यात्रा संयोजक मूलचंद यादव ने दी। 23 जुलाई को बाणेश्वर कुंड से भोले बाबा की भव्य सवारी निकाली जाएगी। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। उपरोक्त ट्रस्ट के मूलचंद यादव व प्रदीप यादव ने बताया कि यात्रा सुबह 10 बजे बाणेश्वर कुंड से शुरू होकर उज्जैन नाका, बाणगंगा, कुम्हारखाड़ी होती हुई पुनः बाणेश्वर कुंड लौटेगी। यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों पर आधारित झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। यात्रा के एक दिन पहले वाहन रैली के माध्यम से आम जनमानस को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। भले ही आधा सावन सूखा बीत गया हो, लेकिन शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। धीरे धीरे अब बारिश के योग बनने लगे हैं और 23 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक मेघ जमकर बरसेंगे। इस बार सामान्य वर्षा के आसपास बारिश भी होगी और यह आंकड़ा पूरे वर्ष के लिए पानी की पूर्ति कर जाएगा। यह दावा हमने नहीं बल्कि डाउजिंग विशेषज्ञ ने किया है। लंबे समय से रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए शहरवासी तरह तरह के जतन कर रहे हैं। अब सावन के सूखे बीत जाने से लोगों के चेहरे पर परेशानियों के बादल भी छाने लगे हैं, लेकिन एक राहत भरी खबर हम आपको बताते हैं। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेघ शहर में इस बार भी बरसेंगे और ऐसे बरसेंगे कि पूरे वर्ष भर का आंकड़ा पूरा कर जाएंगे। यह दावा किया है पेंडुलम विशेषज्ञ ने। उन्होंने डाउजिंग पद्धति से अध्ययन कर बताया कि 18 तारीख से ग्रह दशाओं में परिवर्तन आने से शहर में वर्षा के योग बनने लगे हैं।
और जुलाई की 23 तारीख को मेघ जरूर बरसेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शहर में इस बार 30 से 36 इंच बारिश होगी। क्योंकि अभी जो स्थितियां चल रही है उस अनुसार देखा जाए तो अभी बरसात की स्थिति बहुत निम्नस्त हुई है हमारे प्रदेश, हमारे देश या हमारे शहर में। तो अभी जो डाउजिंग बता रहा है उसके अनुसार 18 जुलाई से बरसात के योग शुरू हुए हैं। एक्चुअल योग हमारे बरसात के जो हुए हैं वो 18 तारीख से ही प्रारंभ हुए, 18 जुलाई से, और इसके जो मुख्य प्रभाव आएंगे वो 23 जुलाई से हमें दिखने लगेंगे और उत्तम बरसात की स्थितियां वहां से निर्मित होने लग जाएगी। 23 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के अंदर हमें अच्छी बरसात का हमारे मध्य प्रदेश, इंदौर और भारत में देखने को मिलेगा। इस वर्ष सावन के उत्तरार्ध से लेकर भादव मास तक बारिश होगी। वहीं 17 सितंबर तक लगातार बारिश होने के श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में बारिश के सामान्य बरसने के योग हैं, लेकिन पूरे भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जिनका प्रभाव बिहार, आसाम और दक्षिण क्षेत्र में अधिक पड़ेगा। यहां अगस्त और सितंबर माह में बाढ़ भी आ सकती है। उत्साह और उमंग को साथ लेकर आने वाले हरियाली अमावस्या का हिंदू धर्मशास्त्रों में खासा महत्व माना गया है। गुरुवार को शिवालय में भगवान भोले की भक्ति के साथ साथ भक्तों ने हरियाली अमावस्या पर देवालय में शिव की आराधना की। हिंदू धर्म में हर त्योहार और पर्व के पीछे पौराणिक महत्व होता है। इसी कड़ी में गुरुवार को श्रावण मास में आने वाली हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालु शिवालय पहुंचे। श्रद्धालुओं ने शिव की आराधना और पूजन कर हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया। शास्त्रों में हरियाली अमावस्या को उमंग, उत्साह और उल्लास से भरा पर्व माना गया है। इस पर्व को सामाजिक समरसता का पर्व भी माना जाता है, चूंकि इस दिन लोग हरे भरे स्थानों पर घूमने फिरने के साथ ही सामूहिक भोज का आयोजन भी करते हैं। वहीं अमावस्या को शास्त्रों में पितरों का दिन माना गया है। इस दिन पितरों का तर्पण किए जाने का खास महत्व होता है। पितरों के समस्त ऋणों को उतारने के लिए इस दिन शिव का अभिषेक और पूजन किए जाने की परंपरा है। पंडित रामचंद्र शर्मा के अनुसार भगवान शिव को हरियाली बहुत प्रिय है और उनके गले में धारण सर्प भी हरे भरे जंगलों में ही रहते हैं। इसलिए श्रावण में आने वाली हरियाली अमावस्या का खास महत्व होता है। श्रावण कृष्ण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाने का आदेश दिया गया है। श्रावण मास भगवान भोले की भक्ति का मास है, आनंद का मास है, उल्लास का मास है, हरियाली का मास है। यह पर्व वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। सामान्यतः वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली ही हरियाली का वातावरण रहता है। हमारे भगवान शिव जो है, जो लोक कल्याणकारी देवता माने गए हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं, उनका वास हरियाली में ही होता है। और आज के दिन लोग सामूहिक रूप से बाग बगीचों में एकत्रित होते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में रमते हैं, डूबते हैं, उनका गंगा आदि पवित्र नदियों से अभिषेक करते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। उनके मस्तक पर केसर का चंदन लगाते हैं और विभिन्न पूजा उपचारों से भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें नैवेद्य लगाते हैं। सावन में इस बार बारिश न होने के कारण ज्यादा हरियाली तो नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं ने परंपरा का पालन करते हुए देवालयों में हरियाली अमावस्या का पर्व शिव का अभिषेक और पूजन कर मनाया। रमजान माह शुरू होने वाला है और उसकी तैयारियां मुस्लिम समाज ने शुरू भी कर दी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर काजी इशरत अली ने रमजान माह और रोजे रखने के समय सहित कई जानकारियां देने वाले कैलेंडर का विमोचन किया। शहर काजी इशरत अली ने जानकारी देते हुए बताया, देखिए ये भारत की गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा एक मिसाल है कि कमलेश भाई और उनकी पूरी टीम रमज़ान के रोज़ों के बारे में, उसके टाइम टेबल के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सालों से जो बता रहे हैं, 4-5 साल से कैलेंडर बना रहे हैं।
गौरतलब है कि आने वाले दिनों में श्रावण मास के साथ ही रमजान भी शुरू हो रहा है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के प्रमुख त्योहारों के एक साथ आने से बाजार की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। शहर के एक और होनहार छात्र ने सीए सीपीटी एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पर 8वीं रैंक हासिल कर नगर को गौरवान्वित किया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI द्वारा देश भर के विद्यार्थियों के लिए कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे देश से लाखों छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस परीक्षा के गुरुवार को घोषित हुए परिणाम में जीवन बीमा निगम में कार्यरत अरुण मित्तल के पुत्र आकाश मित्तल ने इंडिया लेवल पर 8वीं रैंक हासिल की है। इस कामयाबी की खबर लगते ही आकाश के सांघी स्ट्रीट स्थित घर में जान पहचान वालों के साथ ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। आकाश ने BTV न्यूज से चर्चा करते हुए अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व इंजीनियर भाई को दिया है। उनका सपना IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना है। मैंने अपनी 12th आर्मी स्कूल महू से करी थी। उसके बाद मैंने CA की एंट्रेंस CPT दी, जो मैंने पेस कोचिंग से करी थी, और उसमें मेरे 189 मार्क्स आए 200 में से। ऑल ओवर इंडिया 8th रैंक आई है। और इस सक्सेस का मेरा मेनली मैं श्रेय मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया को देना चाहूँगा, जिसने मुझे हर तरह से सपोर्ट करा। केंट बोर्ड द्वारा संचालित CP गर्ल्स स्कूल की छात्राओं के लिए छावनी परिषद ने कंप्यूटर के साथ ही सिलाई कढ़ाई व ब्यूटिशियन प्रशिक्षण का शुभारंभ गुरुवार को कार्यक्रम में किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्टेशन कमांडर बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर मुकेश कुमार, परिषद के CEO आलोक गुप्ता, बोर्ड उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे व पार्षदगण अतिथि के रूप में उपस्थित थे। छावनी परिषद द्वारा संचालित CB गर्ल्स विद्यालय में बोर्ड द्वारा छात्राओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई व ब्यूटिशियन प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। विद्यालय परिसर में ही इन प्रशिक्षणों की व्यवस्था विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से की गई है। इस सुविधा का लाभ अच्छे रिजल्ट देने वाली छात्राओं को प्राथमिकता से दिया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ब्रिगेडियर मुकेश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि इन कोर्सेज के माध्यम से छात्राओं को पढ़ाई के साथ ही आज के लिए जरूरी कंप्यूटर व स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता के लिए सिलाई, कढ़ाई व ब्यूटिशियन कोर्स का लाभ मिलेगा, जो निश्चित रूप से बोर्ड का एक बड़ा प्रयास है। तो उसको आप इंटरनेट पे भी रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नॉर्मल पढ़ाई में भी वो आपको लाभ दे। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। गलत और बिना नंबर के वाहनों की धरपकड़ के दौरान एक IT के सफाई कर्मी को घेरा तोड़कर भागना महंगा पड़ गया। घेरा तोड़कर भाग रहे राजू पिता रतनलाल निवासी हरिजन कॉलोनी को तुपगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने सबक देने के लिए उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई कर SDM कोर्ट में पेश कर दिया है। आरोपी इंदौर विकास प्राधिकरण में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत है। दूरसंचार महिला कल्याण संगठन और चोइथराम नेत्रालय के सहयोग से गुरुवार को इंदौर के BSNL अधिकारी और कर्मचारियों के परिवार के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने अपनी नेत्र संबंधी बीमारियों का संपूर्ण परीक्षण कराया। शिविर का शुभारंभ संगठन के अध्यक्ष अर्चना पांडे ने किया। BSNL महिला कर्मचारियों के इस संगठन द्वारा पूर्व में भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जा चुके हैं। सामाजिक सेवा के लिए तत्पर इस संगठन की महिलाएं शिविर के अलावा समय समय पर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रमों में भी पहुंचकर उनके सुख दुख बांटती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। PRTS में बाधक धर्मस्थलों को हटाने की कार्रवाई नहीं पकड़ पाई जो धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन को पीछे खींचने बड़े कदम। विरोध के चलते शीतला माता मंदिर से लौटा अमला। राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में सामने आया शहरी महिलाओं का दर्द। कहीं मां, कहीं पत्नी तो कहीं नौकरी पेशा महिलाओं ने सुनाई अपनी आप बीती। 11 भाजपा नेत्रियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। धारा 144 के उल्लंघन का है आरोप। कोर्ट की नजर में फरार राज्य महिला आयोग की सदस्य पहुंची लाल बत्ती की कार में। और फिर शर्मसार हुई इंसानियत। टीवी देखने पहुंची 5 साल की बच्ची को पड़ोसी ने ही बनाया हवस का शिकार। आरोपी पुलिस गिरफ्त में।